सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। खास तौर से द हिंदू एनालिसिस और करंट अफेयर्स है और एनवायरमेंट के लेक्चर्स चल रहे हैं। आकलन सीरीज़ है जिसमें आंसर राइटिंग और ये सब आपकी भी साथ में चल रही। सो टुडे आज के जो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो एक आपका टॉपिक जो अगर आप देखोगे टॉपिक्स में एक डार्क पैटर्न के ऊपर वी विल डिस्कस। ठीक है, डार्क पैटर्न एक टॉपिक आपका आएगा जो कि बेसिकली इट इज़ लिंक्ड एंड रिलेटेड विथ साइबर एस्पेक्ट में है। फिर एक टॉपिक आपका आएगा इजेक्टो हैलो, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इजेक्टो हैलो के बारे में। फिर जो वुमेन का रोल है इन फैमिली वर्सेस जीडीपी। ठीक है, सो यहाँ पे जो वुमेन का रोल है, वुमेन से रिलेटेड हमने काफ़ी डिस्कशन किया है और इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है क्योंकि इस साल नोबेल प्राइज़ दिया गया है तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेशन के लिए। फिर प्रीलिम्स बूस्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। एक तो नोबेल प्राइज़ ही है इकोनॉमिक्स के अंदर, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। एक आर्टिकल 244 के ऊपर वी विल डिस्कस। देन एक माउंट कुन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, माउंट कुन के ऊपर भी वी विल डिस्कस, माउंट कुन है। और फिर आपका जो मेंस का टॉपिक है दैट विल बी देयर, मेंस के ऊपर मेंस का जो टॉपिक है वो भी हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे जो है मूव करते हैं। सो उससे पहले लेट मी शो यू जो आपके क्वेश्चन, जो आज का मेंस का क्वेश्चन है। कल भी मैंने वुमेन से रिलेटेड क्योंकि आर्टिकल आया था उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब आज भी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है आकलन सीरीज़ के अंदर वो है वुमेन रोल के बारे में फैमिली में, बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स रोल इन इकोनॉमी बट नॉट ऑलवेज। तो बहुत सोच समझ के बहुत ही बैलेंस्ड वे में लिखना पड़ेगा, मतलब इतना आसान नहीं होगा आप लोग के लिए इस पर लिख पाना क्योंकि काफ़ी कुछ बैलेंस करके आप जो है इसको लिख पाओगे। इट विल नॉट बी दैट ईजी टू राइट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो वुमेन रोल इन फैमिली में बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स रोल इन इकोनॉमी नॉट ऑलवेज। 10 नंबर का ये प्रश्न है। आप सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। सौरभ पांडे जो CSE ऐप है इसको आप लोग डाउनलोड कर लो इस ऐप को, और इस ऐप के अंदर एक सीरीज़ चल रही जिसका नाम है आकलन सीरीज़। इसका आप इस पर हिस्सा बनो और अपने आंसर पोस्ट कर सकते हो। इस पर आपका आंसर इवेल्युएट होगा, चेक होके आएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 दिन का टाइम लग जाता है और रेगुलर बेसिस में आपके आंसर्स जो हैं वो मिल रहा है। तो इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 899 है और आप अपना आंसर चेक करा सकते हैं, इवेल्युएट करा सकते हैं। और ये प्रीलिम्स का कल टेस्ट रात को 9 बजे है। एडवांस करंट अफेयर्स में पहला टेस्ट का रिव्यू वीडियो आज आ जाएगा और कल आपका टेस्ट होगा। कल आपका सेकंड टेस्ट है रात को 9 बजे। तो प्लीज़ इसका पार्ट बने। 50 टोटल टेस्ट होंगे इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। टोटल प्राइस भी इसका बहुत ही कम है, आप इधर उधर पिज़्ज़ा खाने में वेस्ट कर देते हो। तो यहाँ 50 टेस्ट है और सारे टेस्ट की अच्छे क्वालिटी के जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उससे फ्रेम में चाहे आप पहला टेस्ट दे के देख सकते हैं। सो ये टेस्ट भी आपका सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दे रखा है। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो डार्क पैटर्न सेल्स बाय एयरलाइंस ऑनलाइन एजेंट्स डीम साइबर क्राइम। अब हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे वी नीड टू नो अबाउट द डार्क पैटर्न। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंसेप्ट, व्हाट वी कॉल इट एज अ डार्क पैटर्न। आखिर डार्क पैटर्न क्या है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे देखो कई बार क्या होता है कि मतलब ऐसी कई बार स्थिति बन जाती है जैसे आप कोई इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, ब्राउजिंग कर रहे हो, कुछ मान लो आप सर्च कर रहे हो और कुछ इस प्रकार का कंटेंट आपको दिखेगा कि आप एकदम से अट्रैक्ट होगे और आप एक प्रकार से फोर्स हो सकते हो, फोर्स किए जा सकते हो कि ठीक है इस चीज़ को बाय कर लेते हैं, ये आपको करना ही है। जैसे अगर आप मान लो जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि जैसे अमेज़न है, अमेज़न का कई वेबसाइट्स होंगी जिसमें मान लो अगर आपने अमेज़न प्राइम आपको लेना है तो आपने अमेज़न प्राइम क्लिक किया, आपने सब्सक्राइब कर लिया। अब मान लो जब आप अनसब्सक्राइब करोगे तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर देंगे। तो ये क्या है, इट्स रिलेटेड विद द डार्क पैटर्न। ऐसे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसी सिचुएशन क्रिएट आपके लिए की जाएगी कि आप कई सारे प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, बाय करोगे, जनरली जिसे आप बाय नहीं करोगे उसको भी आप बाय कर लोगे। तो ये सब तरीके अपनाए जाते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज अ डार्क पैटर्न। तो जो भी हमारे आप कह सकते हैं कि यूज़र्स होते हैं या हम और आप जो होते हैं उन्हें इस टाइप से अट्रैक्ट किया जाता है, दे आर एंटाइज
कि वो किसी चीज़ को यूज़ करें, यूज़र्स जो है उसको बाय करें, उसको पे करें, जो कि जनरली वो नहीं करेंगे। तो ये एक अनएथिकल टैक्टिक्स के रूप में कंसिडर किया जाता है। ऐसी चीज़ों के लिए पे करवाना या ऐसे सर्विस चार्जेस करना जो जनरली लोग नहीं करेंगे। सच टैक्टिक्स इन्वॉल्व जिसमें यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन इस प्रकार की जाती है, इंटरनेट एक्सपीरियंस इस प्रकार का जो है कर दिया जाता है। तो जो स्थिति है इस प्रकार की दिखती है। तो जैसे मान लो इफ़ यू टॉक अबाउट किसी भी, जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, सपोज़ ये एक इंटरनेट है, ये एक इंटरनेट फेस है। अब इसमें अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी पर्सन कोई कुछ चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है या इसको एक्सेस कर रहा है, तो कोई भी उसको ऐसी चीज़ दिखेगी कि वो क्या करेगा, ही विल बी फोर्स्ड एक तरीके से कि वो उस सर्विस के लिए पे कर दे, जो कि जनरली वो नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, जब ऐसी स्थिति ये जो कंपनीज़ करती हैं, बड़ी बड़ी जो ऑनलाइन कंपनीज़ है, इसे ही हम डार्क पैटर्न कहते हैं। तो ये साइबर इशू बहुत बड़ा हो गया है। तो जैसे अब किसी शॉप में आप गए और उसमें आपको ज़बरदस्ती के ऑफ़र्स दिखा देना, कुछ कर देना, आपको एकदम अट्रैक्ट हो जाओ कि यार ठीक है बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको बाय कर लेते हैं, बट असल में आप बाद में रियलाइज़ करोगे यार ये प्रोडक्ट सही नहीं है। तो यही कुछ इंटरनेट में भी कई जगह पे देखने को मिलता है, जिसे हम डार्क पैटर्न शब्द जिसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये डिसेप्टिव टैक्टिक्स के रूप में कंसिडर किया जाता है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो आपका जो इनबॉक्स है उसको प्रमोशनल ईमेल से भर देना, या फिर वेबसाइट या ऐप के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल देना विद सर्टेन कंडीशंस, कि जैसे मान लो है ना कि इसको आप फॉरवर्ड करोगे 5 लोगों को तो आपको ऐसा मिलेगा, ये है ना इतना डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप इतना बाय करोगे तो आपको इतना 2000 की चीज़ बाय करोगे और 10 लोगों को फॉरवर्ड करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डार्क पैटर्न। तो डार्क पैटर्न बेसिकली कंज्यूमर राइट्स जो है, जो कंज्यूमर राइट्स हैं उनको काफ़ी अधिक आपका अफेक्ट करता है। जो कंज्यूमर राइट्स की जब हम बात करते हैं, काफ़ी हद तक उससे आपका कंज्यूमर राइट्स अफेक्ट होता है। तो ये एक एंगल आपको ध्यान में रखना है। अभी ये न्यूज़ में है, तो यहाँ पे कई सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, सोशल मीडिया कंपनीज, फेसबुक, एप्पल और जितनी भी ये हैं, ये इन्वॉल्व भी रहती हैं। अब जैसे अमेज़न के केस में देखा गया, यूरोपियन यूनियन में ये चीज़ नोटिस की गई, जिसमें क्या था, जिसमें जनरली इफ़ यू विल फाइंड इट, तो इसमें क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो उसमें भी क्या हुआ कि लाइक अमेज़न को आप सब्सक्राइब इजीली कर सकते हो, लेकिन किसी को अनसब्सक्राइब करना तो बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया था, तो लोग अनसब्सक्राइब कर ही नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है, आपने किसी चीज़ को बाय किया, जैसे मान लो आपने अपने कार्ड की डिटेल डाल दी, अब कार्ड की डिटेल डाल, अब आप अपना कार्ड की डिटेल रिमूव करना चाहते हो तो नहीं कर पाते हो। ये इस टाइप का टैक्टिक्स ये लोग अपनाते हैं कि आपके पास फिर कोई ऑप्शन ही ना बचे और फिर आपको इसी से जो अपनी सर्विसेज हैं आपको यहीं से लेना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डार्क पैटर्न। ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डार्क पैटर्न। अब देखते हैं, विक्रम किक्ड अप 2 टन्स ऑफ लूनर डस्ट से साइंटिस्ट। अब ये थोड़ा सा साइंस एंड टेक का टॉपिक है, साइंस एंड टेक का ये टॉपिक आपके लिए बन जाता है। सो दिस इज लिंक्ड विद साइंस एंड टेक, और इसमें एक टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है इजेक्टो हैलो करके टॉपिक है। दिस इज द टॉपिक इजेक्टो हैलो, ये एक टॉपिक आपके लिए बनता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। इजेक्टो हैलो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। और बाकी चंद्रयान 3 के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, काफ़ी कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे इजेक्टो हैलो का कंसेप्ट है। जैसे अगर आप कई बार आपने मूवी देखी होगी, साउथ की जो मूवीज़ होती हैं उसमें देखी होगी, जैसे हीरो आता है, ठीक है, हीरो इस टाइप से आया और उसको बहुत सारे जो विलन हैं उन्होंने 10, 15, 20 लोगों ने घेर रखा है। अब हीरो आएगा, पहले नीचे देखेगा, फिर नीचे देख के अपना पैर मारेगा ऐसे, ठीक है, जब ऐसे मारेगा और फिर ऊपर ऐसे देखेगा, बाल उड़ रहे होते हैं, और जैसे ही ऊपर देखेगा तो 8-10 जितने भी जो विलन लोग हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं और एकदम आसपास पूरी धूल उड़ रही होती है, ठीक है, ऐसी स्थिति बन जाती है। इसका मतलब क्या, वो एक पैर मारेगा, उससे फोर्स इतना जनरेट होगा, मतलब फिजिक्स के सारे लॉज वहाँ फेल होते हैं, तो ऐसे फोर्स मतलब इतना फोर्स जनरेट होगा और उससे फिर जम के मतलब पूरा जो धुआं मतलब काफ़ी सारा डस्ट आसपास फैल जाएगा, क्योंकि उसके पैर में इतना फोर्स आ गया है। अब आप ये समझो, मैं इसको क्यों कंपेयर कर रहा हूँ इजेक्टो हैलो से। इसका मतलब ये कि जैसे जो हमारा लैंडर है, जैसे मून की सरफेस है, ठीक है, इसमें अगर ऐसे देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट कंसीडर दिस पॉइंट कि जैसे मान लो आपका मून की सरफेस है, सो दिस इज़ द मून सरफेस, ये आपका मून सरफेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो लैंडर है वो लैंडर जो है वो लैंड किया इधर ऐसे करके, हमारा जो लैंडर है उस लैंडर ने लैंड किया।
है ना। इसका नाम जो विक्रम है, ये हमारा लैंडर आपका लैंड किया। अब क्या है कि जब ये लैंड करेगा, जब व्हेन इट विल लैंड, तो लैंड करने के बाद क्या होगा कि जो मून है, ये क्या है, ये मून की सरफेस है, दिस इज़ मून सरफेस। तो जब लैंड करेगा तो काफ़ी अधिक क्या है कि बहुत अधिक डस्ट जनरेट होगी, डस्ट जनरेट होगी, और वो डस्ट आसपास के एक इस तरीके से सराउंडिंग बना लेगी। तो ये जो डस्ट आपकी जनरेट होती है और आसपास इस तरीके का डस्ट ये एक हेलो टाइप जनरेट कर लेती है, इसी को टेक्निकली जो एक नाम दिया गया है वो है इजेक्टो हेलो इन केस ऑफ मून। तो ये मून के केस में ये देखने को मिला जब हमारा विक्रम मून की सरफेस में लैंड किया, तो इसे कहा गया इजेक्टो हेलो। के इजेक्टो हेलो शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया, इट इज़ कंसीडर्ड एज इजेक्टो हेलो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो अगर आप ये देखोगे, ये हमने डायग्राम लिया है एक न्यूज़ उसमें, तो जैसे इसने जैसे लैंड किया और ये देखो ये पूरा ऐसा इस टाइप से, तो ये इजेक्टो हेलो है, जैसे पूरा ये हुआ, इसे हम कहते हैं, वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज इजेक्टो हेलो। ये शब्द आप याद रखो, इट इज़ कॉल्ड एज इजेक्टो हेलो, ठीक है। अच्छा, इंडिया चाइना के ऊपर भी एक आर्टिकल आया है, बट हमने इंडिया चाइना कंसिडरेशन में बहुत कुछ डिस्कस कर रखा है और कई बार ऐसे पॉइंट्स बार बार रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो कुछ अगर नया कंटेंट आता है तो मैं ज़रूर से कवर करता हूँ। और कल मैंने एक टॉपिक आप लोग के लिए अलग से कवर किया है। अब जनरली क्या होता है, न्यूज़पेपर में आने में उसमें समय लगता है, तो आप चाहो तो उसको गो थ्रू हो जाना कि जैसे यूएस ने जो स्ट्राइक की है, यूएस ने स्ट्राइक की है सीरिया के अंदर, तो सीरिया में ही क्यों स्ट्राइक हुई है, ईरान के बेस में, और क्यों की गई है, ये थोड़ा सा देखना। मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है आईआर का टॉपिक। अब न्यूज़पेपर में 1-2 दिन में ही उसका एनालिसिस आएगा, बट पहले ही मैंने डाल दी, तो अगर थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप उसको देख सकते हो जब भी समय मिले। बट ऐसे आईआर के टॉपिक्स जो कवर मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे अच्छी और हो सकती है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वुमेन रिलेटेड इशूज़ काफ़ी अधिक आ रहे हैं, तो मैंने कुछ आर्गूमेंट्स इसमें पिक किए हैं। इस आर्टिकल्स के अंदर कुछ आर्गूमेंट्स आई हैव पिक्ड, और ये जो आर्टिकल्स हैं, अगेन दीज आर्टिकल्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि अभी आर्टिकल्स हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते चलते रहेंगे, वुमेन रिलेटेड इशू, और बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसे राइटिंग आ जाती है, कई बार जो है दूसरे किसी आर्टिकल में भी आप इसका, कई दूसरे किसी क्वेश्चन में भी इस आर्गुमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट लेवल पे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इवन जीएस पेपर 1 में आपका साफ साफ सिलेबस में भी ये जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ मेंशन्ड है, तो हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा जब ये चर्चा हम करेंगे, इसके पहले थोड़ा सा एक कंटेक्स्ट देख लेते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में अपनी बातें रखते हैं, और फिर जो भी आर्गुमेंट इस आर्टिकल के अंदर है वो भी हम लोग देख लेंगे। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, एक बार ध्यान समझना। देखो, जैसे अगर आप वुमेन के रोल की बात करो, तो वुमेन के जब हम रोल की बात करते हैं 3 पार्ट्स में देखते हैं। तो जब आप वुमेन के रोल की बात, व्हेन यू टॉक अबाउट द वुमेन रोल, तो वुमेन का जो रोल है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो उसको 2 पार्ट में देखते हैं। पहला, जैसे अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द वुमेन रोल की बात करें, या फिर वुमेन के लिए जो भी है, तो यहाँ पे एक तरफ फैमिली हो गई, दूसरी तरफ आपका इकोनॉमी हो गई, फैमिली हो गई, इकोनॉमी। अब इस फैमिली के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, मान लो सन है, डॉटर है, बहुत सारे हैं, ठीक है। वुमेन भी ऐसे थोड़ी ना कि किसी घर में एक ही हैं, वो डॉटर के रूप में हो सकती है, सिस्टर के रूप में भी हैं, मदर के रूप में भी हैं, तो ये है। तो है ना, तो बहुत सारे ऐसे रोल। अब इसमें से जैसे सपोज़ करो कि जो वुमेन है, अगर देखो तो जब हम किसी की बात करते हैं, जैसे कोई वुमेन है, वो मदर के रूप में हम उनको देखते हैं, मतलब हमारी मदर हैं, ठीक है। अब उनका एक रोल है, तो वो अपना प्रीफर का क्या करेंगे, वो जैसे मान लो एक एज के बाद क्या है कि वो प्रीफर क्या करेंगे, वो प्रीफर करेंगी फैमिली को प्रीफर करेंगे। जब फैमिली पे बहुत ध्यान रखेंगी, तो सन है, डॉटर है, वो इस इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत सारी ज़रूरत होती है, मदर का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका इंपॉर्टेंस तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को, आप उस चीज़ को मतलब खुद ही समझ सकते हो कि द रोल ऑफ मदर एक सन के लिए, एक डॉटर के लिए, फैमिली के अंदर देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब हम उसे इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो रोल बहुत है। अगर आप उस रोल को माइनस कर दोगे, तो इस फैमिली के अंदर जो रोल इकोनॉमी के अंदर सन के द्वारा, डॉटर के द्वारा, या जो रोल प्ले किया जा रहा है इन जनरल, वो बहुत ही मतलब इम्पैक्ट हो सकता है। एजुकेशन को लेके, एजुकेशन के डिसीजन मेकिंग को लेके मदर का एक बड़ा रोल होता है। क्या पढ़ाई करना है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लेवल पे ध्यान रखना मदर का एक बड़ा एक रोल हो जाता है।
अब हम जब चर्चा करते हैं तो हम क्या करते हैं, वुमेन एज अ यूनिट के रूप में कंसीडर करते हैं। हम कंपेयर करते हैं कि एक 21 ईयर की गर्ल है और एक वुमेन है जो कि पूरे घर को जिन्होंने अपने उससे संभाल रखा, दोनों को सिमिलर उसमें रख के देखना हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। वुमेन एज अ यूनिट के रूप में हम लेते हैं और फिर आर्गूमेंट डेवलप करते हैं। जैसे इस बार भी नोबेल प्राइज़ जो दिया गया उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें जो है हाईलाइट किया, बट ऐसा नहीं है। अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी को देखो, वेस्टर्न सोसाइटी में एक न्यूक्लियर फैमिली है, तो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अ जॉइंट फैमिली। वहाँ पे क्या 10वीं 11वीं 12वीं में बच्चा गया तो वो अपना अलग हो गया, अपना काम करने लग गया। बट अगर आप उसको इंडियन सोसाइटी से कंपेयर करो तो यहाँ पे क्या है कि मदर के लिए अगर वो 35-40 साल का भी कोई है ना, तो उसके लिए भी वो मदर के लिए वही सेम प्यार होगा। बहुत सारी आपको फैमिलीज़ मिलेंगी, जॉइंट फैमिलीज़ हैं। अगर जॉइंट भी नहीं है तो एक इंटरलिंकेज बना रहता है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि जब हम उस आर्गुमेंट को कैरी करते हैं जहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो रोल एक मदर फैमिली के अंदर प्ले करती है, और उसको फिर कहते हैं, उसको कंपेयर कर लेते हैं कि जिस मान लो डॉटर हैं वो 21 ईयर्स की हैं, एजुकेशन में हैं, अब वो जॉब करना चाहती हैं तो उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक है। लेकिन हमें समझना है कि वो एक रोल जो डॉटर हैं है ना, एक जब स्किल एक्वायर करके वो इकोनॉमी में रोल तो प्ले कर सकती हैं, बट उनका रोल अगर आप फैमिली में कंसिडर करोगे तो आज के टाइम पे, अगर आज के कंडीशन में देखोगे तो फैमिली से ज़्यादा रोल इकोनॉमी का है। बिकॉज फैमिली के लिए जो रोल है वो इधर मदर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिस वजह से सन और डॉटर, मतलब मैंने एक हाइपोथेटिकल लिया है जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में रोल प्ले कर पाते हैं। अब इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। तो जब आप मेन को एक यूनिट मानोगे और वुमेन को एक यूनिट मानोगे तो हमारे आर्गूमेंट्स बहुत ही जर्नलिस्टिक हो जाएंगे। हम कहना शुरू कर देंगे कि जो रोल मदर कर के प्ले हो रहा है वही रोल जो है डॉटर का भी होना चाहिए, वही रोल डॉटर का भी चल रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं तो, बट हम एक्सेप्शंस को जर्नलिस्टिक सेंस में चर्चा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी हमें देखना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट एक कंटेक्स्ट में जो हमें देखना है वो एक और एंगल पे अगर देखा जाए तो जो रोल की अगर हम बात करें कि अगर सपोज़ करो कि जब वुमेन है, सपोज़ करो एक जो वुमेन है वो जिस भी फॉर्म के अंदर या जो भी उनका एक प्रेजेंस है मदर के रूप में, प्रेजेंस है डॉटर के रूप में, ये सब कोई ना कोई इकोनॉमिक लाइफ में ही रोल प्ले कर रहे हैं, है ना, इकोनॉमी के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। और फैमिली के अंदर जो रोल है वो आप माइनस कर दो तो फैमिली एज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर सोच के देखना, एक बार इम्पैक्ट देख। अब यहाँ पे आप वो पुरानी थिंकिंग मत सोचना कि सारा घर का काम करना, ये नहीं, इसकी बात नहीं है। उसके लिए अगर कोई इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है तो वो 2-4 लोग को मतलब 1-2 लोग रख सकते हैं जो घर के सारे काम कर सकते हैं। हम एक जनरल सेंस में बात डिस्कस कर रहे हैं। इवन आप चलो ह्यूमन बीइंग को छोड़ दो, आप मतलब ह्यूमन बीइंग को छोड़ दो, आप दूसरी स्पीसीज़ को देखो, दूसरी स्पीसीज़ को देखो जो ग्रुप में रहते हैं। जैसे इवन आप लायन की बात करो, लायन, लायनस या टाइगर, टाइग्रेस की बात करो, उनकी प्राइड को स्टडी करना, तो उसमें जो लायनस है उसका कितना बड़ा एक रोल रहता है पूरे की पूरे जितनी प्राइड है उसको मेंटेन करने के लिए। वो एक पिवट पॉइंट होता है जिसमें सभी लोग अटैच्ड होते हैं। उसके बिना जो है आप कह सकते हैं कि वो प्राइड ग्रो या सस्टेन नहीं कर पाएगा। एक बड़ा रोल आपका रहता है। फैमिली में जो रोल है वुमेन का एज अ मदर या दूसरे जो भी आप कह सकते हैं जो रोल है वो रिप्रेसिबल है। उसको हम सिर्फ इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में डिफाइन नहीं कर सकते कि अरे कि जो रोल है वो इकोनॉमी में ही इंक्रीज हो जाए और जिससे जीडीपी में रोल इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे आप समझना कि वुमेन का रोल सोसाइटी के अंदर इन अ फैमिली एंड वुमेन रोल इकोनॉमी टू कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी, ये दो पैरेलल चीज़ें हैं, ये दो पैरेलल चीज़ें हैं। एग्जाम्पल, अगर एक वुमेन 21 ईयर्स की हैं और मतलब गर्ल जो 21 ईयर्स की हैं, उन्होंने अभी पढ़ाई चल रही है, स्किल एक्वायर कर रही हैं, तो उनका जो रोल फैमिली के प्रति होगा दैट विल नॉट बी दैट इम्पॉर्टेंट, बट उनका रोल इकोनॉमी के अंदर विल बी इम्पॉर्टेंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ वुमेन जो कि मान लो एक सर्टेन लेवल पे मतलब मदर के रूप में है, ग्रैंड मदर के रूप में है, उनका रोल फैमिली के अंदर बहुत बड़ा बन जाता है। उनका रोल आई विल से मोर देन द इकोनॉमी, उनका जो रोल फैमिली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रैंड मदर का रोल लो, सपोज अगर किसी के घर में मतलब जैसे अगर जॉइंट फैमिली टाइप है, ग्रैंड मदर हैं घर के अंदर, तो उसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चा है,
अब बच्चा दिन भर, अब खाना खिला रहे हो तो वो फ़ोन देख रहा है, जैसे इस बार प्रश्न भी आया है मेंस के अंदर, अगर आप देखोगे तो सोशलाइजेशन अफेक्ट हो रहा है। वैल्यू सिस्टम कहाँ से देखोगे, वो छोटे छोटे शॉर्ट के वीडियोस, कोई कुछ कर रहा है, कोई मुंह में पोत के घूम रहा है, कोई भूत बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इससे क्या बच्चों को कोई वैल्यू सिस्टम मिलेगी? कुछ वो सीखने वाला है क्या? नहीं सीखने वाला है। कुछ भी मतलब मेटेरियलिस्टिक चीज़ें बच्चों को दिखाई जा रही है जिससे कि वो एक मार्केट बन जाए, तो क्या इससे कोई वैल्यू सिस्टम बच्चे को मिलेगी? नहीं मिलने वाली है। वैल्यू सिस्टम कौन देगा? नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो हमारी प्रीवियस जनरेशन, जैसे ग्रैंड मदर है, बच्चा उनके पास बैठा, उन्होंने कहानी सुनाई, बच्चा इंटरेस्ट आया, उस कहानी से एक वैल्यू सिस्टम ट्रांसफ़र हो रही है। अब वो चीज़ें तो हमारी जनरेशन में तो ख़त्म हो रही हैं। तो अब वो रोल कितना इंपॉर्टेंट है? वही बच्चा जब उसको आपने वैल्यू सिस्टम दे दिया, आपने उसको इथिक्स प्रोवाइड कर दी, जो आपको मोबाइल फ़ोन नहीं दे सकता है, जो आप कहीं पे उसको बिठा के आ जाओ कहीं पे, वो वहाँ नहीं उसको मिल सकता है। वही बच्चा जब उस वैल्यू सिस्टम के साथ ग्रो करेगा, वही बच्चा जब वो रिलेशनशिप को रेस्पेक्ट करेगा, वही बच्चा जो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। और जब वो इकोसिस्टम में जाता है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम में जाता है, चाहे वो कोई ऑफिसर बने, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, वही वैल्यू सिस्टम, वही अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिलेशन की उसे एक तरीके से फैसिलिटेट करेगी कि वो बेटर रोल प्ले कर सके इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उस रोल को कौन निभाएगा, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो हम ये कह दें कि हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल क्या जो रोल है, वो इम्पोर्टेंस जो है, वो मात्र इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर अगर है, तो वो हम कह सकते हैं कि उसके रोल का लिमिटेशन होगा। वो सर्टेन एज लेवल की जब हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये सेम आर्गुमेंट मैन के लिए भी लागू होता है। कोई यंग एज है, आपकी हमारी एज के लोग हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, उनका रोल, जैसे आपकी एज है, आप स्किल एक्वायर कर रहे हो, जॉब करोगे। उसके अलावा जैसे ग्रैंड फादर हैं, अब उनका एक रोल अलग तरीके का रोल है, उनका रोल फैमिली एज ए यूनिट पे बहुत बड़ा रोल होगा। और अगर वो फैमिली एज ए यूनिट में जो रोल पेरेंट्स का है, एज अ मैन, एज अ ग्रैंड पेरेंट्स या मदर फादर, जो भी आप कह सकते हैं, डिफरेंट रोल को अगर अच्छी तरह से निभाया जाए और एक नई वैल्यू सिस्टम बच्चों पे ट्रांसफ़र किया जाए, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि एक इंसान अगर सर्टेन वैल्यू सिस्टम कैरी करता है, अगर 100 लोग नहीं तो एटलीस्ट कुछ लोग करते हैं, इथिकल वैल्यूज़ कैरी करता है, अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन रिलेशन में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ेगी। जापान का एग्जांपल ले लो ना, कौन एम्पावर्ड नहीं है वहाँ पे? मैन भी एम्पावर्ड है, वुमेन भी एम्पावर्ड है, सब एम्पावर्ड है। आप देखो ना, बट सबसे ज़्यादा आइसोलेशन, जैसे मैन और वुमेन की आप बात करो, डिफरेंट रिलेशन दोनों के बीच में, मतलब हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, जो अलग अलग रोल्स जो है उनके द्वारा प्ले किए जा रहे हैं। इकोनॉमिकली दोनों एम्पावर्ड हो गए, अलग हो गए। उसके बाद क्या हो रहा है, फैमिली बची नहीं आपस में, क्योंकि हर चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस में डिफाइन हो रही है। आप देखो, आइसोलेशन से रिलेटेड जापान में सेपरेट डिपार्टमेंट है, वहाँ रोबोट का बहुत बड़ा बिजनेस है, और वो रोबोट ऐसे बनाए जाते हैं कि हर आदमी खरीदता है वहाँ पे कि उससे बात कर सके। वो बात करने के लिए कोई नहीं है। और डिप्रेशन, आइसोलेशन, सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, क्या आप तो इमेजिन नहीं कर सकते हो, हर चीज़ है उनके पास, लेकिन क्या है, कोई बात करने के लिए नहीं है। जो रिलेशनशिप है, चाहे वो मान लो आप बुजुर्ग हो गए तो आपको बच्चों के साथ खेलना है, आपको फैमिली के साथ बैठना है, आपको किसी से बात करना है, आपको कोई लाख रुपए दे देगा, क्या कर लोगे उस पैसे का? ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो फैमिली एज अ यूनिट है, वो फैमिली एज अ यूनिट में जो मैन और वुमेन रोल प्ले करते हैं, उसको अगर उनके रोल को हम रिप्लेस कर दें एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर उनके रोल है, तो आप खुद सोचो कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस फैमिली एज अ यूनिट पे। जापान एक क्लासिक एग्जांपल है। ऐसा मतलब बहुत सारी डेवलप्ड सोसाइटी में देखने को आपको मिलता है। पूरे पूरे घोस्ट टाउन्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे, कई जगह पे आपको देखना, आप स्टडी करो जापान के ऊपर ये है। लेकिन कई जगह पे आप देखोगे जो नई जनरेशन होती है उनको एक प्रकार से वैल्यू सिस्टम भी दिया जाता है, वो भी एक पॉइंट है। तो हमें समझना है कि वी शुड नॉट थिंक कि ये है या ये है, दोनों इंपॉर्टेंट है। रोल इन अ फैमिली बोथ मैन एंड वुमेन, एंड रोल इन अ इकोनॉमी ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, जिनका रोल डिपेंड करता है कि वो लाइफ के किस स्टेज पर हैं, उनकी एज कितनी है, लाइफ की किस स्टेज पे, उस पर उनका रोल डिपेंड करता है। अब मदर का रोल जो वो है, उसको आप डॉटर के रोल से डिफाइन नहीं कर सकते हो, को है ना। तो ये चीज़ हमें समझना है। अब जो मैंने आपको कहा कि जो नोबेल लॉरेंट है, उन्होंने तो अपना जो भी बातें हैं वो बोल दी,
बट वो वुमेन एज अ कंप्लीट यूनिट और एक न्यूक्लियर फैमिली वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर जो एग्जिस्ट कर मान लो करती है, हमारे यहाँ भी करती है, उस कंटेक्स्ट में अगर आप उस रोल को लो तो हम कह सकते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि इसमें बैलेंस मेंटेन करना है। हम ये नहीं कह सकते कि जो वुमेन है उनका रोल मात्र फैमिली के लिए है, और या हम ये नहीं कह सकते कि वुमेन का जो रोल है वो मात्र इकोनॉमी के लिए है। मैन हो या वुमेन हो, दोनों का रोल फैमिली और इकोनॉमी दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है, तभी बैलेंस बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में 24 घंटे है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, और उसमें 7 घंटे काम के लिए हैं, तो बाकी घंटे आप फैमिली के साथ बिताओगे। अगर आप वहाँ पे पीसफुल नहीं हो, आपको इकोनॉमिक सिस्टम में प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। हमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके माध्यम से सभी लोगों के लिए, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, उनको अपॉर्चुनिटी होना चाहिए काम करने का। और आज के समय में करती है एग्जिस्ट। मतलब अब आज के समय में अगर थोड़े बहुत एक्सेप्शंस लेके या कोई इधर उधर के डेटा निकाल के अगर बात करें कि ठीक है कुछ है, मतलब ऐसा कुछ है, तो चाहे वो गवर्नमेंट की कई स्कीम्स हों, मतलब कोई भी तंत्र हो हमारा, या फिर आप कह सकते हो कि जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि चाहे वो किसी भी लेवल में हो, आप कह सकते हैं कि जो वुमेन का रोल है उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और डिफरेंट फील्ड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो कर रही हैं। आई होप ये थोड़ा सा आप अपने इस पे व्यू पॉइंट दे सकते हो। अब यहाँ पे देखा जाए, फैमिली वर्क इन अ फैमिली कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ द ह्यूमन इन द सोसाइटी। बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि वुमेन का वर्क जो है फैमिली के अंदर एज अ ह्यूमन की अगर हम बात करें सोसाइटी के अंदर, वेलबींग ऑफ द ह्यूमन्स इन अ सोसाइटी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा है कि ये जो रोल है ये इकोनॉमी और जीडीपी में मतलब रोल प्ले नहीं करता। अब इस पर थोड़ा सोचो, मैंने इस पर आर्गुमेंट दिया है कि एक सन और डॉटर हैं और एक मदर हैं घर के अंदर, वो जो रोल प्ले करते हैं उसकी वजह से सन और डॉटर जो कि एक इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा, वो अच्छा रोल प्ले कर पाते हैं। ग्रैंड मदर का रोल मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से अगर जो वैल्यू सिस्टम इंस्टाइंड है, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, जो मतलब वैल्यू सिस्टम अगर ग्रैंड मदर उनके साथ बैठ के चीज़ें सीखना, रिलेशन समझना, वही फिर जो बच्चे हैं आगे जाके इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर भी बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो इस बार जो नोबेल प्राइज़ जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि केयरिंग वर्क रिक्वायर्ड फॉर फैमिलीज एट होम, इसको लेस वैल्यूएबल कंसीडर किया जाता है। एंड ये थोड़ा सा एक है सोसाइटी के अंदर, ये चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं रिकॉग्निशन की। ये तो ज़रूरी है ना, मतलब कई बार आप देखोगे, मूवीज़ में भी देखी होगी, घरों में भी देखा होगा कि मैं कमा के लाता हूँ, है ना, तुम्हें क्या है, तुम तो ये कर रहे हो। ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी के अंदर। ये ऐसा माइंडसेट है, इसको तो दूर देखो करना पड़ेगा। ये माइंडसेट जो है हटाना पड़ेगा। अगर इस पैट्रियार्कल माइंडसेट को रिप्लेस नहीं किया गया तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वी आर समहाउ नॉट रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ अ मदर, द रोल ऑफ अ ग्रैंड मदर। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब ज़्यादातर अगर काम देखा जाए आज के समय में, वर्किंग प्रोफाइल देखा जाए तो गिग इकोनॉमी जैसे जो स्विगी और ओला इस टाइप की है, उसमें जॉब्स क्रिएट हो रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क जो है वो आपका है। तो हमारी बहुत पॉपुलेशन आज के समय में यूथ है, यंग पॉपुलेशन है, एंड हमें नए प्रकार के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। एजुकेशन सिस्टम में वो टेक्नोलॉजी दी नहीं जाती है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो ये एक है। तो बहुत सारे मतलब है ना, तो अपॉर्चुनिटीज़ जो डिग्निफाइड वर्क के लिए है वो भी बहुत ही कम है। अगर देखा जाए तो इवन अगर वुमेन केयर इकोनॉमी के अंदर भी एक रोल प्ले कर रही हैं, उसको रिकॉग्नाइज़ करना और उसमें सोशल सिक्योरिटी और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको भी प्रोवाइड करना, उनको ये भी देखना। इंडिया की जो रैंकिंग है 132 है आउट ऑफ 191 ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे केयर गिविंग जो सर्विसेज है उस पर हमें जो है इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो केयर गिविंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मान लो बहुत सारे लेवल पे, जैसे मान लो कोई पर्सन है, बीमार हैं, अब उनको किसी पर्सन की ज़रूरत है। जैसे मान लो नर्स हैं, वो हैं, आ रही हैं घर पे और मेडिकल सारी जो भी कंस्ट्रेंट है या केयर गिविंग है वो कर रही हैं और उसके लिए वो चार्ज करते हैं। तो वो तो ठीक है, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें तो चार्ज है। अब नर्स हैं, वो काम करेंगी, उनका काम जो उन्होंने सीखा है उस बेसिस पे उनको सर्टेन उनकी अर्निंग भी होगी। दिन के बेसिस में, महीने के बेसिस में लोग करते हैं। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें भी नर्स जो है उनको लाया जाता है कुछ समय के लिए, 1-1.5 महीने के लिए घरों में रहती हैं और वो अलग अलग तरीके के जो भी मेडिकल कंडीशंस है उस बेसिस पे उनका एक रोल रहता है, उसके लिए उनको पे किया जाता है। बट इस रोल को रिकॉग्नाइज करना भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो मिलियन ऑफ वुमेन जो है बहुत सारी डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। आशा वर्कर्स की बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें, लेकिन वो पुअरली पेड है। ये थोड़ा देखना है कि अरे यार ये क्या ही काम है, ऐसा सोच के पैसा आप दे नहीं रहे हो। पैसा देना जरूरी है क्योंकि ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप इकोनॉमिक सिस्टम में अगर कोई काम कर रहा हो उसके रोल को तो समझ रहे हो। अब केयर गिविंग एक उसमें काम कर रहे हो, उसको आप
ऐसे ही पैसा नहीं दोगे। तो ये चीज़, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बन रही है। आज के समय में गिग इकोनॉमी और इनफॉर्मल सेक्टर में तो जॉब क्रिएट हो रहे हैं ज़्यादातर। तो फिर हम केयर इकोनॉमी के अंदर जो जॉब क्रिएट कर रहा है उसको भी बढ़िया रिकॉग्निशन दे। ऐसा इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है G20 में कहा कि ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की तरफ हमें जाना है। ग्लोबलाइजेशन की बात करें, वहाँ वन अर्थ वन इकोनॉमी की बात की जाती है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर सबसे यही इंपॉर्टेंट है कि हर इकोनॉमी जो है इंटरलिंक और इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर है। इंडिया ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर है। अब वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये जो वन फैमिली है ना, उसमें मिलियंस ऑफ फैमिलीज़ हैं, और उस मिलियंस ऑफ फैमिलीज़ में आप ये कह सकते हो कि मैन और वुमेन हर एक फैमिली में एग्जिस्ट कर रही हैं और डिफरेंट सेट ऑफ रोल्स जो हैं वो निभा रही हैं। अब हमें ये देखना है कि जो रोल उनके द्वारा निभाया जा रहा है वो किस प्रकार का है, और ये भी देखना है कि सर्टेन वैल्यू सिस्टम हम इंश्राइन कर सकें, और हमें ये भी देखना है कि फैमिली के अंदर जो लोग हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अ जेंडर, उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये है। और फिर क्या है, जीडीपी की बात करें तो जीडीपी क्या है, अब आपके जो भी प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्ट या सर्विसेज होंगे, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो जीडीपी कहलाती है। और जीडीपी डज नॉट वैल्यू केयर गिविंग वर्क। ये तो जीडीपी की दिक्कत है, मतलब ये तो जीडीपी की दिक्कत है। कोई केयर गिविंग वर्क कर रहा है या फिर केयर इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहा है, जैसे मैंने अभी नर्स का एग्जांपल दिया, और अगर हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो फिर तो ये तो जीडीपी कैलकुलेशन की दिक्कत है। हमें फार्मूलेशन चेंज करना चाहिए और ये रिकॉग्निशन देना चाहिए। लगभग अगर हम देखें कि इफ़ यू हैव टू बिकम अ $10 ट्रिलियन जीडीपी इकोनॉमी, यहाँ पे कहा गया कि अगर हम $10 ट्रिलियन जीडीपी तक हमें रीच करना, तो यहाँ पे कहा गया तो जो फैमिली के अंदर वुमेन है उनको उस सिर्फ फैमिली के रोल तक ही सीमित ना करें। अच्छा, ये चीज़ बहुत, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। फैमिली के अंदर जो रोल है, उनका रोल है, मतलब मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ एक वुमेन एज ए यूनिट के रूप में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग कि एक मदर का रोल अलग तरीके का है, डॉटर जो है उनका एक अलग रोल है, ग्रैंड मदर है उनका एक अपना एक रोल है। अब उसमें क्या है कि जो यंग जनरेशन है, डॉटर हैं, उनको सिर्फ यही ना सिखाया जाए कि आप जो है फैमिली तक सीमित रहो। उनको उस एजुकेशन को प्रोवाइड करना कि उस फैमिली के रोल से वो बाहर निकले और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का जो रोल है उसको वो एक्सप्लोर करें, उसमें वो अपना एक बढ़िया रोल जो है निभा सकती हैं। तो इस पर तभी वो जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। इस पर भी फोकस आपका किया गया। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो कि 2030 तक अचीव होंगे, और बहुत सारे एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करना, ठीक है, इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट रीच करना। इवन G20 में भी की बात करें कि अभी जो प्रोग्रेस है वो मात्र 12% ऑफ द टारगेट्स ऑन टाइम। ध्यान ही कौन देता, इतना विश्व ध्यान देता तो यहाँ लड़े मरे जा रहे हैं सारे के सारे। आप देखो ना, उधर यूक्रेन और रशिया उनकी अलग चल रही है, फिर ये इजराइल हमस वाला चल रहा है। ये बहुत लंबा जा सकता है अगर चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। यूएस ने स्ट्राइक किया है सीरिया पे, इस पर मैंने वीडियो बना दिया, प्लीज़ गो थ्रू करें, है ना। अभी क्योंकि न्यूज़पेपर में कंप्लीट एनालिसिस नहीं आया इसलिए मैंने नहीं कवर किया, लेकिन जैसे एनालिसिस अगर कोई आएगा तो वो मैं आप लोग के लिए कवर कर दूंगा। लेकिन अभी मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया, पढ़ा हुआ देख लेना प्लीज़। इंटरनेशनल रिलेशन के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो वीडियोज़ सेपरेटली मैं बना देता हूँ, प्लीज़ गो थ्रू देम, बिकॉज IR के टॉपिक्स GS पेपर 2 में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आता है। और मैंने आपको कहा कि कई बार हम ऐसे डिस्कशंस करते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी और क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसको आप हैंडल कर सकते हैं। अब क्या है, अब देखो बहुत अच्छे टर्म्स है। देखो, मैस्कुलिन व्यू ऑफ इकोनॉमी इज अ प्रोडक्शन मशीन ड्रिवन बाय कंपटीशन। फेमिनाइन व्यू ऑफ इकोनॉमी इज अ सोसाइटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग हु केयर्स। ये बहुत अच्छी लाइन है, बहुत, इसको लिख लो, इसको नोट कर लो, ऐसे राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैस्कुलिन व्यू ऑफ इकोनॉमी, अभी जब हम ये जो मैस्कुलिन व्यू और फेमिनाइन व्यू कहते हैं ना, ये जेंडर पर मत जाना। इसका मतलब जेंडर बेसिस पे इस चीज़ को मत डिफाइन करना। फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड मैस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इररेस्पेक्टिव ऑफ अ जेंडर, ये एक थॉट प्रोसेस है। ये क्या है, एक थॉट प्रोसेस है। तो मैस्कुलिन व्यू ऑफ इकोनॉमी क्या है, ये क्या है कि मतलब कंपटीशन और इसी पर है। फेमिनाइन व्यू ऑफ इकोनॉमी या आप कह सकते हैं, उसके तहत क्या है कि सोसाइटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग जो एक दूसरे की केयर करें, केयर एस्पेक्ट पे फोकस करना, कोऑपरेट करना रादर देन बहुत ज़्यादा कॉम्पीट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, ये सो फार डोमिनेटेड बाय मेन एंड
ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ क्रिएटेड अ ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन। तो यहाँ पे इवन जो एक नोबल लॉरेंट है ऑस्ट्रम है, उन्होंने कहा कि जो लोकल कम्युनिटी है जिसमें मान लो वुमेन एट अ सेंटर प्रेजेंट है, वो बहुत सारी लोकल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से गवर्न कर सकती हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम ये मानते हैं कि जैसे जो एक व्यू पॉइंट है फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एस्पेक्ट, अब जैसे किसी भी फॉर्मल सेक्टर में बात करते हो वुमेन और मैन एक अलग रोल प्ले कर रहे हैं। हमें समझना है कि वी नीड बोथ एस्पेक्ट। ज़्यादातर हमें आज के समय में फेमिनाइन व्यू ऑफ इकोनॉमी को कैरी करना है, और ये जो फेमिनाइन व्यू ऑफ इकोनॉमी है इसमें वुमेन एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। अगर डिफरेंट इकोनॉमिक जो प्लेसेस है उसमें वुमेन आपका प्रेजेंट है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो कंपटीशन से हम कोऑपरेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। ओवरऑल ये चीज़ काफ़ी आपकी हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे कोऑपरेशन, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीज़ों पे फोकस आपका किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में, चलो क्वेश्चन देख लो, ये इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कंसीडर, यहाँ पे देखो एक बार, दैट इज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इकोनॉमिक्स साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार जस्ट गो थ्रू इट। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैं रीड कर देता हूँ। अबाउट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, Claudia Glaudin has been awarded 2023 Nobel Prize in Economic Science, awarded for her contribution to understanding world labor market impact on society. Economic award established in 1968 is formally known as Bank of Sweden Prize in Economic Science in memory of Alfred Nobel. करेक्ट बताना, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे दो, ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं ये टॉपिक को, तो करो। अभी देखो कल आपका एडवांस करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स का जो टेस्ट, मैंने 50 टेस्ट हैं, इसका प्राइस 499 रखा है। 9 PM को टेस्ट है वो, ठीक है। पहला टेस्ट ऑलरेडी पिछले संडे को मैंने करा दिया है, उसका रिव्यू वीडियो आज आ जाएगा, मतलब क्या क्वेश्चंस थे सारा वीडियो आज आ जाएगा कल 9 बजे। प्लीज़ उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अपने नोट कर लें, ठीक है। टेस्ट अटेम्प्ट करें और की पॉइंट्स है उसको नोट कर लें, वो चीज़ बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। जरूर से अटेम्प्ट करें। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 244, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 244 pertaining to administration of the scheduled and tribal area is the single most important constitutional provision for ST. Article 244 provides for application of 5th schedule provision to scheduled area notified in any state other than Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, and 6th schedule applies to these states as per Article 242. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नोटिफाइज इंडिया शेड्यूल्ड एरिया। ईजी है, करेक्ट बताना है। अब इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नोटिफाई करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नोटिफाई करते हैं। अब देखो ऐसे ही टॉपिक्स जो है एडवांस करंट अफेयर्स में मैंने कवर कर रखे हैं। ऐसे ही टॉपिक्स आपको एक बुकलेट भी निकालूंगा मैं, वो एग्ज़ाम के 2-2.5 महीने पहले, तो वो बढ़िया रिवाइज कर लेना। बट वो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो 50 टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, किए होंगे, क्योंकि ये कंटेंट आपने पहले भी प्रैक्टिस कर रखा होगा, नोट्स भी बना रखे होंगे, तो आपके लिए रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें देखो आर्टिकल 244 से रिलेटेड है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना। इसमें प्रेसिडेंट का रोल होता है, प्रेसिडेंट का रोल होता है, ना कि आप कह सकते हो कि ये रोल प्राइम मिनिस्टर का है। और ये क्या है, आर्टिकल 244 रिलेटेड किससे है, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। आर्टिकल 2441 क्या है, जो एप्लीकेशन ऑफ 5th शेड्यूल टू शेड्यूल एरिया जो कि नोटिफाई किए गए हैं स्टेट, दूसरे स्टेट्स में अदर देन आसाम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। 6th शेड्यूल अप्लाइज टू दीज स्टेट्स, इन स्टेट्स पर 6th शेड्यूल जो है वो आपका अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और माउंट कुन। अब देखो ये भी एडवांस करंट अफेयर ही है एक प्रकार से, ज्योग्राफी का टॉपिक है। अब न्यूज़ में तो है, बट माउंट कुन आप ऐसे थोड़ी ना पढ़ोगे, या फिर आपके ज्योग्राफी के टीचर से इसको कवर करेंगे, नहीं आप एक चेक कर सकते हो। तो कुन पीक इज अ पार्ट ऑफ नूनकुन माउंटेन्स मैसिव इन जम्मू एंड कश्मीर लोकेटेड नियर सुरू वैली ऑन द रोड कनेक्टेड कारगिल एंड जास्कर। अब इस समय न्यूज़ में भी था, तो वहाँ पर आप देखोगे तो ये न्यूज़ अभी आई है किसी रीजन की वजह से। ये क्या है, लद्दाख रीजन का हिस्सा है, इसमें लिखा है जम्मू एंड कश्मीर, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है। सुरू वैली में लोकेटेड है, कारगिल और जास्कर को कनेक्ट करता है, और इकोन ये लद्दाख रीजन पे है। तो यहाँ पे आंसर आपका ओनली 2 स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें आपकी कवर होंगी। क्वेश्चन देखो, वुमेन रोल इन फैमिली में भी डिफरेंट फ्रॉम इट्स रोल इन इकोनॉमी बट नॉट ऑलवेज एग्जामिन। 10 नंबर में लिखना है। परिवार में महिलाओं की भूमिका अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका से भिन्न हो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं। परीक्षण करें, 10 मार्क्स मिलेगा। सोच के लिखना पड़ेगा, दिमाग एकदम आपका घूम सकता है ऐसे लिखने में, बहुत बैलेंस होना इसमें लिखने में, आपका माइंड से बहुत पैट्रियार्कल हो, ऐसा आपको देखना है कि आपके आंसर में ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो। सौरभ पांडे CSC ऐप डाउनलोड करो और फिर अपने आंसर को आकलन सीरीज़ में अपलोड कर दो।
6 दिन के क्वेश्चंस अपलोड हो गए हैं। आप अपने आंसर पोस्ट करते जाओ, साथ साथ में मैं चेक करता जा रहा हूँ। तो ये आकलन सीरीज़ जरूर से जुड़ो। प्राइस मैंने इसका 899 रखा है। तो सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हो। प्लीज़ इसको डिले नहीं करें। और ये 50 टेस्ट का जो है उसको भी प्लीज़ इसको भी डिले नहीं करें। कल 9 PM को आपका सेकेंड टेस्ट शेड्यूल्ड ऑलरेडी। आप जाओगे, जब ज्वाइन करोगे इस कोर्स को, अपने आप आपको मिल जाएगा। सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इस सेशन का PDF मिल जाएगा, प्लस आपको आप अपने आंसर चाहो, अगर आप चाहते हो मेरा इवैल्यूएशन मुझे नहीं करवाना है तो आप तब भी पोस्ट करो, लिखो जरूर से, मेरा मानना ये है, लिखने में डिले नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, आप सभी का धन्यवाद। आप सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।